अंग्रेज़ों ने सुबह सरहद का कुछ इलाका फतह कर लिया, लेकिन वो कबायली इलाका जो आज तक आज़ाद है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में ना आ सका। पठान सिर्फ राइफलों से मुसल्लह होते थे। राइफल की एक गोली के जवाब में अंग्रेज़ों की तरफ से पूरा तोप खाना गोलाबारी करता था। उस दौर के छोटे छोटे हवाई जहाज़ बमबारी भी करते थे। अंग्रेज़ों ने कबायली इलाके में छावनियाँ और किसी किसी पहाड़ी की चोटी पर छोटी छोटी पोस्टें भी बना ली, लेकिन उनके बाहर पठानों की अपनी हुक्मरानी थी। अंग्रेज़ों का हुक्म छावनियों और पोस्टों के अंदर तक ही महदूद था। कबायली पठानों ने अपनी आज़ादी के लिए अगस्त 1947 तक जंग जारी रखी। ये कबायली पठान ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान के उस खित्ते में इस्लाम का परचम सर बुलंद रखा। मैं दूसरी जंग अजीम से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त कबायलियों की जंग आज़ादी पूरे अरूज पर थी। रेलवे के उस गार्ड ने मुझे बताया कि बन्नू पर कबायली अक्सर शब खून मारते और हिंदू और सिख ताजरों को लूट ले जाते हैं। इसी तरह वो दूसरी छावनियों और पोस्टों पर भी हमला करते और असला बारूद उठा ले जाते थे। अफसोस ये है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में मुसलमान भी बहुत सी तादाद में हैं, गार्ड ने कहा। ये मुसलमान फ़ौजी अपने पठान भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप अपने भाई से कहें कि फ़ौज से निकल आए, वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। मैं आपकी बातों से इतना मुतासिर हुआ हूँ कि मेरे जी में आती है कि मैं कबायली इलाके में चला जाऊँ और उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ूँ। मैंने ये इसलिए कहा कि अगर उसे मालूम है तो मुझे बता दे कि मैं कबायली इलाके में किस तरह पहुँच सकता हूँ। मैंने उससे कहा, अगर आपको मालूम हो तो मुझे बताएं कि मैं उन मुजाहिदों से किस तरह मिल सकता हूँ। मैं अपने भाई को फ़ौज से निकाल लूँगा। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ, गार्ड ने कहा। अगर आप पठानों के जिहाद में शामिल हो जाएं तो आप अपना घर जन्नत में बनाएंगे। कोहाट से आप बन्नू तक चले जाएं। कोहाट से आपको बन्नू तक की लारी मिल जाएगी। बन्नू शहर में आप किसी नान बाई या चाय वाले के पास ठहरना, वहाँ छोटी छोटी सराएं सी भी बनी हैं। आप वहीं ठहरें तो ज्यादा बेहतर होगा। वहाँ बाहर से आए हुए पठान 1-2 रातों के लिए ठहरते हैं। आप उनके साथ खुलकर बात करें कि आप पंजाब से सिर्फ इस मकसद के लिए आए हैं कि आप उनके जिहाद में शरीक होंगे। वो मुझ पर यह शक भी कर सकते हैं कि मैं अंग्रेज़ों का जासूस हूँ, मैंने कहा। गार्ड हंस पड़ा और बोला, पठानों में जाकर कोई जासूस कामयाब नहीं हो सकता। जब कभी आप पर जासूसी का शक पक्का हो जाएगा, 3-4 गोलियां आपके सीने से पार हो जाएंगी। अगर अब बाप को शक हो कि उसका बेटा जासूस है तो बाप बेटे को गोली मार देगा। गोलड़ा रावलपिंडी से कोई इतना दूर तो नहीं, लेकिन गाड़ी गोल दायरे में घूम कर जाती है और कई मील चढ़ाई है, इसलिए गाड़ी की रफ्तार बहुत कम थी। गोलड़ा पहुंचने तक गार्ड अपनी बात मुकम्मल कर चुका था और मैंने उससे जो कुछ भी पूछना था वो मैं पूछ चुका था। गाड़ी गोलड़ा स्टेशन पर रुकी। मौलवी साहब, गार्ड ने कहा, जी नहीं चाहता कि मैं आपको दूसरे डब्बे में भेजूं, लेकिन मुसाफिर को गार्ड के डब्बे में बैठने की इजाज़त नहीं। आप मुसाफिरों के किसी भी डब्बे में चले जाएं। मैं साथ वाले डब्बे में चला गया। उस ज़माने में गाड़ियों में रश तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ चंद एक मुसाफिर सफ़र करते थे। मैं जिस डब्बे में बैठा उसमें 5 या 6 मुसाफिर थे। वहाँ अपने आप को छुपाए रखना मेरे लिए कुछ मुश्किल हो रहा था, लेकिन रात का वक्त था। मेरे पास एक खेस था जो मैंने ऊपर डाला और सीट पर सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब गाड़ी कोहाट के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। इसके साथ ही सुबह भी तलू हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी बाहर निकला और रेलवे स्टेशन से बाहर चाय की जो पहली दुकान नजर आई वहां जा बैठा। नाश्ते के दौरान मैंने वहां बैठे हुए एक पठान से पूछा कि बन्नू के लिए मुझे लारी कहाँ से मिलेगी। उस पठान ने मुझे वो रास्ता तो बता दिया जो लारियों के अड्डे तक जाता था, लेकिन उसने मुझे घूर कर देखा और पूछा कि तुम फौजी हो? नहीं, मैंने उसे जवाब दिया। फौज के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। कहाँ? पठान ने पूछा। बन्नू में तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? अगर वहाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं तो वो ज़रूर फौजी होंगे। तुम वहाँ के रहने वाले तो नहीं हो। मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये पठान अंग्रेज़ों का आदमी भी हो सकता था, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं फिर भी टालता रहा। आखिर उसने मुझे इस किस्म के ताने देने शुरू कर दिए कि तुम इतने जवान किस्म के मुसलमान हो, तुमने दाढ़ी भी रखी हुई है, लेकिन तुमने अपना दीन और ईमान अंग्रेज़ के हाथ बेच डाला है। तुम जैसे जवान को इलाका गैर में चले जाना चाहिए जहाँ मुसलमान फिरंगियों से लड़ रहे हैं। उसकी आंखें गुस्से और जज्बे से लाल हो गईं। उसने और भी बहुत सी बातें की। मैं मजबूर हो गया कि उसे बता दूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे आखिर बता ही दिया, लेकिन ये ना बताया कि मैं मफरूर मुजरिम हूँ। मैंने कहा कि पठानों के जिहाद के किस्से सुन सुनकर मैं इधर आ गया हूँ, लेकिन आगे के रास्तों से नावाकिफ़ हूँ। पठान ने मेरी रान पर बड़ी ज़ोर से हाथ मारा और बोला, तुम नर के बच्चे हो, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा। तुम राइफल चलाना जानते हो, वहाँ जाकर डर तो नहीं जाओगे? मैंने उसे गुस्से से कहा कि मैं राइफल चलाना जानता हूँ और ऐसे बहुत से काम कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। वो मेरे साथ बातें करता रहा।
जब मैं नाश्ता करके पैसे देने लगा तो उस पठान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे नाश्ते के पैसे उसने दिए। कहने लगा कि तुम मेरे वतन में मेहमान हो। वहां से वो मेरे साथ चला और कोहाट के करीब जंगल खेल गांव में ले गया। मुझे अपने घर में बिठाकर वो कहीं चला गया। जब वो वापस आया तो उसके साथ 2 पठान थे जिनमें एक खासा बूढ़ा था। उन दोनों पठानों ने मुझसे मेरे मुताल्लिक बहुत सी बातें पूछी। मैंने उन्हें यही बताया कि मैं जिहाद का जज्बा लेकर आया हूँ। मैंने अपने कपड़ों के नीचे हाथ डाला, रिवॉल्वर और चाकू निकालकर उनके आगे रख दिया। उन्हें बताया कि मैं ये हथियार साथ लाया हूँ और मैंने ये रिवॉल्वर फ्रंटियर में आकर लड़ने के लिए चोरी किया है। मैंने देखा कि उन पठानों के चेहरे चमक उठे। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे कबायली इलाके में पहुंचा देंगे। लेकिन ये याद रखो, बूढ़े पठान ने कहा, अगर पता चल गया कि तुम फिरंगी के जासूस हो तो पहले तुम्हारा एक हाथ काटा जाएगा, दूसरे रोज दूसरा हाथ काटा जाएगा, फिर तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी, फिर तुम्हें पहाड़ों में छोड़ दिया जाएगा जहां तुम जिंदा को भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। मुझे सब मंजूर है। मैंने कहा, मुझे कबायली इलाके में पहुंचा दो। कोहाट छावनी के बाहर अंग्रेज का कानून नहीं चलता। तुम समझो कि इलाका गैर में बैठे हो, लेकिन हम तुम्हें फ़कीर एपी के पास भेजेंगे। फ़कीर साहब के हुक्म के बगैर तुम हमारी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते। मैंने उससे पहले फ़कीर एपी का नाम सुना था। वो इन कबायली पठानों का लीडर था, लेकिन उसके मुताल्लिक फ़ौजियों से जो बातें सुनी थी उनसे जाहिर होता था कि जैसे वो उनका रूहानी पेशवा हो। मैंने ये भी सुना था कि अंग्रेज़ों ने उसे गिरफ्तार करने के लिए बहुत बड़े इनाम का ऐलान कर रखा था, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता था। आम कबायली पठान जो उसे अपना पीरो मुर्शद और रूहानी पेशवा समझते थे, वो भी उस तक नहीं पहुंच सकते थे। फौजियों में ये मशहूर था कि फ़कीर एपी को गोली लगती ही नहीं। खुद मैं फ़कीर एपी के मुताल्लिक बातें सुन सुनकर यही सच समझता था कि फ़कीर एपी माफूकुल फितरत शख्सियत है। उन पठानों ने जब मुझे बताया कि वो मुझे फ़कीर एपी के पास भेजेंगे तो मैं बहुत खुश हुआ। अगले रोज़ का सूरज तलू हुआ तो मैं एक लारी में बैठा पहाड़ों और चट्टानों की दुनिया में चला जा रहा था। जिधर तक नज़र जाती थी पथरीले और नंगे पहाड़ थे जिन पर घास की एक पत्ती भी नज़र नहीं आती थी। कोहाट वालों ने मुझे रात से पहले पहले बन्नू पहुंचा दिया था और अब मैं बन्नू से आगे चला जा रहा था। लारी में तमाम मुसाफिर कबायली पठान थे। हर एक के पास राइफल थी और तमाम मुसाफिर मुझे देख रहे थे। मैंने उन लोगों के आगे बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं जहाद का जज्बा लेकर आया हूँ। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं अपने गुनाहों की सज़ा से भागा भागा फिर रहा हूँ। लारी कई जगह रुकी, कुछ पठान उतरे, कुछ सवार हुए। जब लारी मंजिल पर पहुंची तो सूरज गरूब हो चुका था, लेकिन वहां कोई शहर या कस्बा नहीं था। मेरे साथ जो 2 पठान थे वो मुझे अपने साथ ले गए। ये एक पगडंडी सी थी जिस पर हम चले जा रहे थे। फिर हम एक खुश्क नदी में से गुजरे, वहां से पार हुए तो 2 पहाड़ों के दरमियान चलने लगे। कमोबेश 3 घंटे चलकर हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक खुली जगह पर पहुंच गए। चांदनी में मुझे 4-5 कच्चे कच्चे मकानात नजर आए। हर मकान की छत के ऊपर कोनों पर किलों जैसे बुर्ज से बने हुए थे। उनमें एक मकान दूसरों से ऊंचा था। हम उसके दरवाजे पर जा रुके और एक पठान ने दस्तक दी। एक पठान ने दरवाज़ा खोला। मेरे साथियों ने उसे कुछ बताया। दरवाज़ा खोलने वाले ने मुझे सर से पांव तक देखा। फिर वो मेरे साथियों से बातें करने लगा। मैं उनकी ज़बान नहीं समझता था। उनके लबो लहजे और अंदाज से पता लगता था कि वो आपस में बहस कर रहे हैं। आखिर दरवाज़ा खोलने वाले ने हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी और एक कमरे में बिठा दिया। वो खुद चला गया। कुछ देर के बाद आया तो उसने मुझे इशारा किया कि मैं उसके साथ चलूं। मैं जब उसके साथ चला तो उसने मुझे अपने लहजे में उर्दू ज़बान में बताया कि वो मुझे फ़कीर एपी के पास ले जा रहा है। उसने मेरी तलाशी ली और मेरा रिवॉल्वर और चाकू अपने कब्जे में ले लिया। फिर वो मुझे एक कमरे में ले गया। उस कमरे में कालीन बिछा हुआ था। दीवार के साथ साथ बड़े बड़े गाँव तकिए रखे हुए थे। वहाँ 3 पठान बैठे हुए थे। साफ पता चलता था कि दरमियान वाला फ़कीर एपी है। उसका चेहरा नूरानी था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं एक लम्हे के लिए भी उसकी आंखों में आंखें ना डाल सका। उसके दाएं बाएं जो 2 पठान बैठे थे वो मुझे घूर रहे थे। फ़कीर एपी को देखकर मुझ पर एक मुकद्दस सा रोब तारी हो गया। मैंने अपने अंदर कोई कमज़ोरी सी महसूस की। मैं उस शख्सियत के सामने झूठ नहीं बोल सकता था। उसने जब बात की तो मुझे खुशी हुई कि वो बड़ी साफ उर्दू बोलता था। मैं किस तरह यकीन कर सकता हूँ कि तुम हमसे वफादारी करोगे? फ़कीर एपी ने पूछा। ये मुझे आप बताएं कि मैं आपको किस तरह यकीन दिला सकता हूँ, मैंने कहा। फ़कीर एपी ने अपने साथ बैठे हुए पठान को पश्तो में बड़ी धीमी आवाज़ में कुछ कहा। वो पठान उठा और दूसरे कमरे से कुरान मजीद उठा लाया। फ़कीर एपी के इशारे पर उसने कुरान मजीद मेरी तरफ पढ़ा दिया। मैंने कुरान मजीद हाथ में लेकर चूमा और सीने से लगा लिया। मैं समझ गया कि मुझसे कुरान मजीद पर हलफ लिया जाएगा। उस वक्त मुझे ज़रा सा भी इल्म नहीं था कि कुरान मजीद में क्या लिखा है। हम यही समझते थे कि कुरान मजीद में खुदा की ताकत है,
अगर कोई कुरान मजीद की कसम खाए और कसम पूरी ना करे तो उस पर खुदा का कहर नाजिल होता है। कुरान मजीद अपने हाथ में लेकर कसम खाओ और कहो कि मैं इस्लाम का सच्चा जज्बा लेकर फिरंगी के खिलाफ लड़ने आया हूँ। फ़कीर एपी ने कहा। मैंने हाथ फैलाकर कुरान मजीद हाथों पर रखा हुआ था। मैंने अल्लाह का ये पाक कलाम अपने सीने से लगा लिया। नहीं फ़कीर साहब, मैंने कहा, मैं ये कसम नहीं खाऊंगा कि मैं इस्लाम का सच्चा जज्बा लेकर आया हूँ। मैं सिर्फ ये कसम खाऊंगा कि आपके साथ वफा करूंगा कि खा मेरी जान चली जाए, गद्दारी नहीं करूंगा। अगर तुम इस्लाम का जज्बा लेकर नहीं आए तो क्यों आए हो? फ़कीर एपी ने पूछा। मैं मफरूर कातिल और डाकू हूँ। मैंने कहा, मैं आपकी पनाह में आया हूँ। मैंने फिरंगी का कानून तोड़ा है। मैं आपसे पनाह की दरख्वास्त करता हूँ और कलाम मजीद की कसम खा कर वादा करता हूँ कि फिरंगी के खिलाफ लड़ूंगा। आप मुझे जहाँ भी भेजेंगे वहाँ जाऊँगा। आपको धोखा नहीं दूंगा। आपके हुक्म पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। हमें पूरी बात सुनाओ। फ़कीर एपी ने कहा। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि हमें धोखा दोगे तो यहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जा सकोगे। तुम्हें सिर्फ मौत पनाह दे सकेगी। अब अपनी कहानी सुनाओ। इतनी देर में कहवा आ गया। मैं अपनी कहानी सुनाने लगा। मैंने उन्हें बताया कि मैं पुलिस का भगोड़ा हूँ। मैंने ये तो बता दिया कि मेरा बाप कत्ल हो गया था और उसके कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन मैंने बंगाल के बन मंदिर का जिक्र न किया। पुलिस से भगोड़ा होने की कोई और वजह बताकर मैंने फ़कीर एपी को बताया कि जिस तरह इधर कबायली पठान हैं, उसी तरह आसाम के शमाली इलाके में नांगे कबायली हैं जो अंग्रेज़ों की हुकूमत को नहीं मानते। मैंने उसे बताया कि अंग्रेज़ों ने उन कबायलियों पर फौज और हवाई जहाज़ों से हमला किया था, तो मैंने अंग्रेज़ों का एक जहाज़ राइफल से गिरा लिया था और मैंने उन नांगे कबायलियों की कितनी मदद की थी। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने एक अंग्रेज़ अफसर को कत्ल किया था और फिर अपनी बीवी को बद चलनी के शुबे में कत्ल किया और उसके आशना को भी कत्ल किया और वहां से भाग गया। मैंने फ़कीर एपी का एतमाद हासिल करने के लिए सिर्फ वो बातें सुनाई जिनके मुताल्लिक मुझे यकीन था कि फ़कीर एपी और उसके पास बैठे हुए पठान पसंद करेंगे। मैं फ़कीर एपी के चेहरे पर ऐसी तब्दीली देख रहा था जिससे पता चलता था कि उसे मेरी बातें अच्छी लग रही हैं। हम तुम्हें पनाह देंगे, फ़कीर एपी ने कहा। तुम गैरत वाले आदमी मालूम होते हो, लेकिन ये सोच लो कि हम हर वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। तुम राइफल की एक गोली चलाओगे तो उधर से 4 तोपें चलेंगी। मैं कसम खा चुका हूं कि आपके हुक्म पर जान कुर्बान कर दूंगा। मैंने कहा, मुझे मौका दें। तुम जाओ, फ़कीर एपी ने कहा। बाहर वाले कमरे में जाकर बैठो, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त अभी हो जाता है। मैंने कुरान मजीद एक पठान को दिया। फ़कीर एपी के घुटनों पर हाथ रखा, उसके साथ हाथ मिलाया और मैं उस कमरे से निकल आया। फिर मैं उस कमरे में पहुंच गया जहां मेरे 2 साथी बैठे थे। मैं 6-7 रोज़ उसी गांव में रहा। 1-2 कबायली पठान हर वक्त मेरे साथ रहते थे। वो जब मेरे साथ नहीं होते थे तो भी मैं महसूस करता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये शायद मेरा एहसास था कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है। मेरा रिवॉल्वर और चाकू अभी मुझे वापस नहीं दिए गए थे। मैं गांव से बाहर भी निकल जाता था। होता तो मैं अकेला था, लेकिन वही एहसास कि मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ साथ रहता था। बाद में मुझे बताया भी गया था कि मुझ पर इतनी सख्त निगरानी थी कि उन लोगों को ये भी पता चल जाता था कि रात को मैंने कितनी बार करवट बदली है। ये तो मुझे पहले ही दिन बता दिया गया था कि मैं खुशकिस्मत हूँ जिसे फ़कीर एपी के सामने ले जाया गया है, वरना वो लोग जो फ़कीर एपी के हुक्म पर जाने कुर्बान करते थे वो भी उसे नहीं देख सकते थे। इंसान में सही जज्बा हो और उसका नस्बुल ऐन मुकद्दस हो तो वो अगर बदसूरत हो तो भी खूबरू लगता है। मैंने ये हुस्न उन कबायली पठानों में देखा जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। एक तो वो लोग कुदरती तौर पर खूबसूरत थे। ये मैं रज़मक के इलाके की बात कर रहा हूँ। वो इलाका सारे फ्रंटियर में ठंडा इलाका है। उनकी आंखें सब्जी माइल शरबती या नीली थी। चेहरों के रंग गोरे भी थे और सफ़ेदी माइल गंदुमी भी। उनके चेहरों पर और आंखों पर कोई ऐसा तासुर था कि मैं किसी पठान की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। ये रूह की पाकीज़गी और ईमान की सदाकत का तासुर था। वो मुझे कहते थे कि रंगो रूप और कदबुत से मैं भी पठान लगता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उन जैसा नहीं समझता था। मैंने उनकी औरतें भी देखी। मैंने आसाम की औरतें भी देखी थी। रानी भी गैर मामूली तौर पर हसीन थी। पठान औरतें आसामी औरतों से और रानी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनके हुस्न में भी मैंने वही तासुर देखा जो उनके मर्दों की आंखों में देखा था। जब पहली पठान औरत ने मुझे देखा तो मेरी नज़रें झुक गई थीं। नज़रें इसलिए नहीं झुकी थी कि मैं अपनी शराफत का सबूत पेश करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझ पर उस औरत का ऐसा रोबतारी हो गया था जिसमें तकद्दुस था। मैंने यूं महसूस किया था जैसे उसकी नज़रें मेरे वजूद से पार हो रही हों। एक रोज़ मुझे बुलाया गया। वो कच्चा सा एक मकान था। अंदर ड्योड़ी में उन 2 पठानों में से एक बैठा था जो फ़कीर एपी के दाएं और बाएं बैठे थे। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और अपने पास चारपाई पर बिठा लिया।
उसने मुझसे पूछा कि इतने दिन यहाँ रहकर मैंने क्या महसूस किया। मैंने ये महसूस किया है कि मैं आप लोगों का कैदी हूँ, मैंने कहा, और मैंने ये भी महसूस किया है कि आप लोगों को मुझ पर एतबार नहीं। तुमने जो महसूस किया है वो ठीक है, उस बुजुर्ग पठान ने कहा। तुम हमारे वतन के आदमी नहीं हो, हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। फिरंगी फ़कीर साहब को गिरफ्तार या कत्ल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तुमसे पहले भी कुछ पंजाबी फौज से भगोड़े होकर हमारे पास आए हैं। एक दो यहाँ से बहुत दूर किसी और इलाके में हैं। 2 शहीद हो चुके हैं। हमें किसी पंजाबी ने धोखा नहीं दिया, तुम भी धोखा नहीं दोगे, लेकिन हम अपना दस्तूर पूरा करते हैं। हमने वो कर लिया है। फ़कीर साहब तुम्हें बता चुके हैं कि हमें धोखा दोगे तो भाग कर नहीं जा सकोगे। तुम्हारी लाश कब्र में नहीं, हमारे कुत्तों के पेट में जाएगी। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें आजमाएं। आजमाइश बड़ी सख्त होगी। आप हुक्म करें, मैंने कहा। आजमाइश की सख्ती और नरमी की बात ना करें। तुम्हारे साथ 10 आदमी होंगे, उसने कहा। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना रिवॉल्वर होगा। हम तुम्हें 1 राइफल और 1 खंजर देंगे। तुम्हें यहाँ से कोई 12-13 मील दूर जाना पड़ेगा। तुम देखोगे कि बास पहाड़ियों पर किले से बने हुए हैं और बास पहाड़ियों पर छोटी छोटी पोस्टें बनी होती हैं। बड़े किले में, जो दरअसल बड़ी पोस्ट होती है, किसी पलटन की 2 या 3 कंपनियां रहती हैं। उसके इर्द गिर्द जो छोटी पोस्टें हैं, वहाँ उन्हीं कंपनियों के 10 से 20 तक सिपाही रहते हैं। कभी हफ्ते के बाद, कभी इससे ज़्यादा दिनों बाद बड़ी पोस्ट में से छोटी पोस्टों की बदली की जाती है। इसका मतलब यह है कि दूसरे आदमी छोटी पोस्टों पर जाकर वहाँ के रहने वालों को बड़ी पोस्ट में भेज देते हैं। छोटी पोस्टों पर राशन और एम्यूनिशन भी जाता रहता है। ये लोग ट्रक में जाते हैं। तुम्हारे साथ जो पठान जा रहे हैं, उनमें से एक तुम्हें वो जगह बताएगा जहां उस ट्रक पर हमला करना है, और ट्रक में जो सिपाही होंगे उन्हें कत्ल करना है और सामान उठाकर ले आना है। वहां कोई पक्की सड़क नहीं, फौज ने अपने रास्ते बनाए हुए हैं। एक रास्ता तंग से खुश्क नाले के ऊपर से गुजरता है, जिस पर पक्की पुली बनी हुई है। ये पुली इतनी ही ऊंची है कि तुम्हारे कद का आदमी झुककर दोहरा हो जाए तो उसके नीचे से गुजर सकता है। उसकी चौड़ाई 2 ट्रकों की चौड़ाई जितनी है। रास्ता घूमकर पुली तक पहुंचता है और पुली से गुजरकर फिर घूम जाता है। ये याद रखो कि यह हमला दिन के वक्त होगा और तुम पोस्टों की मशीन गनों और राइफलों की जद में होगे। एक आदमी एक चट्टान पर ऐसी जगह छुप कर बैठा हुआ होगा जहां से वो ट्रक के ड्राइवर पर फायर करेगा। ट्रक बेकाबू होकर दाएं बाएं होगा और रुक जाएगा। हो सकता है कि नाले में भी गिर पड़े। तुम अपने आदमियों के साथ उठोगे और उन लोगों को खंजरों से काट दोगे। दूर से ड्राइवर पर फायर करना कोई बहादुरी नहीं, मैंने कहा। आप लोग मुझे आजमाना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मैं वहां जाकर देखूंगा। अगर मुझे रास्ते के करीब छुपने के लिए जगह मिल गई तो मैं उठकर ड्राइवर की सीट पर चढ़ जाऊंगा और उसे खंजर से हलाक करूंगा। तुम शायद ऐसा नहीं कर सकोगे, पठान ने कहा। हम तुम्हें बिला ज़रूरत मरवाना नहीं चाहते। हमारा जो तरीका है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। एक आदमी ड्राइवर पर गोली चलाएगा। अगर वो किसी वजह से गोली ना चला सका या उसकी गोली खता गई तो जब पुलिस से गुजरकर ट्रक मोड़ मुड़ेगा तो एक और जगह एक और आदमी बैठा होगा। वो ड्राइवर पर गोली चला देगा। ये तरीका आसान भी होता है और महफूज भी। ये तरीका कई बार आजमाया जा चुका है। उस रात मैं 10 कबायली पठानों के साथ उस पक्की सड़क की तरफ जा रहा था जो अंग्रेज़ों ने अपने कॉन्वॉयों के लिए बनवा रखी थी। लेकिन सूरज गरूब होने के बाद अंग्रेज़ में इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि उस सड़क से अपनी फ़ौज को गुजार सके। उस वक्त उस सड़क के मालिक कबायली पठान होते थे। हदफ की तरफ जाते पठान मुझसे पंजाब की बातें पूछते जा रहे थे। वो मुझसे पूछते थे कि पंजाबी अंग्रेज़ों की फ़ौज में क्यों भर्ती हुए हैं। एक ख्याल रखना खानू बाबा, एक पठान ने मुझे कहा। बेशक मुसलमान अंग्रेज़ों की फ़ौज में हैं, लेकिन उनके साथ हमारा एक खामोश सा और खुफिया मुआहिदा है। उन्हें जब हमारे इलाके में आकर हम पर फायर का हुक्म मिलता है तो वो राइफलों और मशीन गनों की नालियां ज़रा ऊपर करके फायर करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे खिलाफ लड़ने वाली पलटन की मुसलमान कंपनी फलां तरफ पोजीशन में है तो हम उधर फायर नहीं करते। जिन पर हम हमला करने जा रहे हैं ये कौन है, मैंने पूछा। ये सिख रेजिमेंट है, उसने कहा। हिंदुओं और सिखों को तो हम यूं ढूंढते हैं जैसे बिल्ली चूहों को ढूंढती फिरती है। ये पठान यूं हंसते खेलते एक दूसरे से हंसी मजाक करते जा रहे थे जैसे किसी मेले पर जा रहे हों। फासले का पता ही नहीं चल रहा था। जब हमारे गाइड ने कहा कि यहाँ रुकना है तो मैंने महसूस किया कि ये 12-14 मील फासला नहीं था। तब मैंने देखा कि हम पक्की सड़क से उतरकर 1.5-2 मील पथरीली ज़मीन पर चलते रहे थे। रात अभी कुछ बाकी थी। चांदनी खूब चमक रही थी। गाइड ने हमें वो रास्ता दिखाया जिससे ट्रक को गुजरना था। वो पुली दिखाई, पुली के पार वाला रास्ता भी दिखाया। गाइड ने मुझे कहा कि इससे ज़्यादा वो और मुझे कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरा इम्तहान है। इन तमाम आदमियों को अच्छी जगहों में छुपाना
और ट्रक के ड्राइवर पर गोली चलाने वाले पठानों को भी मौजूद जगह पर बिठाना मेरा काम था। मैंने रास्ता देखा, उसके साथ की चट्टानों को देखा, पुली के नीचे जाकर देखा। 8 आदमियों को बताया कि सुबह होने से पहले वो पुली के नीचे चले जाएंगे और एक पठान को एक चट्टान पर पोजीशन लेने को कहा। दूसरे को पुली के पार मौजूद जगह छुपा दिया जहां से उसे ट्रक के ड्राइवर पर फायर करना था। मैंने उन दोनों पठानों से कह दिया था कि मैं ट्रक के रास्ते में छुपूंगा और जब ट्रक मेरे करीब से गुजरेगा तो मैं ड्राइवर की सीट पर चढ़ जाऊंगा और ड्राइवर को खंजर से मारूंगा। अगर मैं किसी वजह से नाकाम हो गया तो ड्राइवर पर गोली चलाने वाले उस पर गोली चला देंगे। उन दोनों ने मुझे कहा था कि मैं ऐसी दलेरी ना दिखाऊं, लेकिन मैंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। गाइड ने हम सब से कहा कि हम घंटा 1.5 घंटा सो सकते हैं और वह हमें उस वक्त जगा देगा जब सुबह की रोशनी अभी धुंधली होगी। उस ट्रक की मुखबरी उसी गाइड ने की थी। अंग्रेजों ने पठानों की एक फौज तैयार कर रखी थी जिन्हें खासादार कहा जाता था। ये लोग नीम फौजी होते थे और होते कबायली थे। ये भी पहाड़ों पर अंग्रेजों की पिकटों और पोस्टों पर रहते थे। ये नमक अंग्रेज का खाते थे, लेकिन उनकी वफादारी अपने कबायलियों के साथ होती थी। उनमें से बाज दोगली मुखबरी भी करते थे। इस तरह वो अपने पठान भाइयों को भी राजी रखते और अंग्रेजों को भी। एक खासादार ने यह खबर भेजी थी कि फलां दिन एक ट्रक 15-20 फौजियों को फलां पोस्ट तक लेकर जा रहा है, उसमें राशन और एम्यूनिशन भी होगा। हम पथरीली जमीन पर लेटे और सो गए। गाइड ने जब हमें जगाया तो ऐसे लगा जैसे मैं 5 घंटे सोया होऊंगा, लेकिन हम तकरीबन 1.5 घंटा सोए थे। मैंने तमाम आदमियों को उनकी पोजीशनों में भेज दिया और खुद पुलिस से तकरीबन 40 कदम दूर एक जगह जा बैठा। उस इलाके में कहीं कहीं दरख्त थे और झाड़ियां आम थी। मैंने एक ऐसी जगह मुंतखब की थी जहां बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और इर्द गिर्द झाड़ियों की तरह पौधे भी थे। अभी सुबह तारीख थी। खामोशी ऐसी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कभी कभी दूर से गीदड़ों की आवाजें आती थीं। सुबह का उजाला निखरने लगा। ट्रक के आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। मालूम नहीं था कि हमें कितने घंटे इंतजार करना था। मेरे हर आदमी ने अपने आप को छुपा लिया था। वो सब अपना अपना काम जानते थे। उन्हें मेरी रहनुमाई और क़यादत की ज़रूरत नहीं थी। ये तो मेरा इम्तहान लिया जा रहा था। सूरज उभरने लगा। मुझे एक पहाड़ी पर बड़ी पोस्ट नजर आई। फिर मैंने वो छोटी पोस्ट देखी जहां ट्रक को जाना था। वो भी बुलंदी पर थी। मेरी जगह से दोनों का फासला 1-1 मील होगा। मैंने अपनी पोजीशन का जायजा लिया। वहां से चंद गज पीछे रास्ते का मोड़ था और वहां छोटे छोटे खड्डे थे। तकरीबन 3 घंटे के बाद बड़ी पोस्ट का दरवाज़ा खुला और एक ट्रक बाहर निकला। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा और घूम घूम कर नीचे उतर आया। कुछ देर चट्टानों के पीछे छुपा रहा, फिर सामने आया। रास्ते के बहुत मोड़ मुड़कर ट्रक मेरे करीब आ गया। उस मोड़ पर आकर उसकी रफ्तार कम हो गई। आगे खड्डे थे, वहां उसकी रफ्तार बिल्कुल ही कम हो गई। आप में फौजी ट्रक देखे होंगे, वो पुराने जमाने का ट्रक था। ड्राइवर की सीट का दरवाज़ा नहीं था। ट्रक पर तरपाल भी नहीं थी। उसमें 15-20 फौजी बैठे हुए थे। मुझे सिख ड्राइवर साफ नजर आ रहा था। उसके साथ एक अंग्रेज अफसर बैठा था। जूं ही ट्रक मेरे करीब से गुजरा, मैं तेजी से उठा और खंजर निकालकर ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया। इससे पहले कि ड्राइवर को पता चलता कि मैं कौन हूं, मैंने खंजर उसके पेट में पसलियों के करीब मारा और खंजर को एक तरफ जोर से झटका दिया। ड्राइवर के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। मैं ट्रक से कूद आया, लेकिन मैं खड़ा ना रहा। मैं जमीन पर पड़ा रहा और लुढ़कता हुआ पत्थर के पीछे चला गया। मैंने बड़ी तेजी से रिवॉल्वर निकाला और ट्रक में बैठे हुए सिख फौजियों पर गोलियां चलाने लगा। ट्रक रास्ते से हटकर एक पत्थर से जा टकराया और रुक गया। उससे फौजी उतरे नहीं। वो ट्रक के अंदर छुप गए, लेकिन उनके सर और बाज के कंधे भी नजर आ रहे थे। पुल के नीचे मेरे जो साथी छुपे हुए थे वो निकल आए। वो दूर नहीं थे। वो चीखते चिल्लाते दौड़ते आए और बंदरों की तरह ट्रक पर चढ़ गए। सबके हाथों में खंजर थे। उन्होंने सिखों को काटना शुरू कर दिया। मैं अपनी आड़ से निकला। मैंने अगली सीट पर एक अंग्रेज अफसर को देखा था। मैं उस तरफ गया। वो पहले शायद सीट से आगे होकर दुबक गया होगा। मैं जब वहां पहुंचा तो वो रिवॉल्वर निकालकर सीट के पीछे खाली जगह में से पीछे को पठानों पर फायर करने लगा था। मैंने उसे जिंदा पकड़ने का इरादा कर लिया। मैंने रिवॉल्वर की नाली उसके पहलू के साथ लगाकर कहा, बाहर आ जाओ, फायर ना करना। वो मेरी तरफ घूमा। वो लड़का सा था, अभी सेकंड लेफ्टिनेंट था। मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लिया और उसे नीचे उतार लिया। पीछे ट्रक में पठान अपना काम कर चुके थे। कोई एक भी सिख उनके खंजरों से नहीं बचा था। दोनों पहाड़ी पोस्टों ने अपने ट्रक का हशर देख लिया था। दोनों तरफ से हम पर मशीन गन्नें फायर होने लगी, लेकिन पोस्टें बहुत दूर थीं। उनका फायर बेकार जा रहा था। मेरे साथियों ने सिखों की राइफलें उठा लीं। उनकी तादाद 16 थी। एमुनिशन के 6 बॉक्स थे। हर बॉक्स के बाहर लिखा था 1248 राउंड। ये 303 एमुनिशन था। पोस्टों से बाहर आने की जुर्रत फौजी नहीं कर सकते थे।
ना उन्हें बाहर आकर लड़ने की इजाज़त थी। हम सब नाले में उतर गए। अंग्रेज सेकंड लेफ्टिनेंट को साथ ले लिया। कबायली पठान मरे हुए अंग्रेज अफसर की लाश उठा ले जाते और पॉलिटिकल एजेंट के जरिए खासी रकम लेकर लाश देते थे। ये तो फिर जिंदा अंग्रेज था। हम नाले में उतर गए। ये खुश्क था और उसके किनारे ऊंचे थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फौजी पोस्टों से बाहर आकर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते थे। आप शायद हैरान होंगे कि हमने जब ट्रक पर हमला किया तो उसमें बैठे हुए 16 फौजियों ने, जो राइफलों से मुसल्लह थे, हमारा मुकाबला ना किया। आपको इसका तजर्बा नहीं कि जब इस तरह हमला होता है तो इतनी दहशत तारी हो जाती है कि थोड़ी देर तक जिस्मानी कुव्वत मफलूज हो जाती है। जितनी देर में इंसान संभलता है, हमला करने वाले अपना काम करके जा चुके होते हैं। दूसरी वजह यह थी कि फौजी ट्रक में थे, उनके लिए हरकत मुमकिन नहीं थी। हिंदुस्तानी फौजियों पर वैसे भी पठानों की दहशत तारी रहती थी। तीसरी वजह यह थी कि पठान हमले में बहुत तेज हुआ करते थे। जिस तरह गोली आती और जिस्म में दाखिल होती नजर नहीं आती, इसी तरह पठानों का खंजर चलता नजर नहीं आता था।